नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी मैजिक के दम पर गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का धमाकेदार प्रदर्शन। रिकॉर्ड 157 सीटों पर लहराया जीत का परचम। कांग्रेस महज 16 सीटों पर सिमटी। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें। हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज बरकरार। 39 सीटों पर जीत के साथ अब बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के हिस्से में आई 26 सीटें। आम आदमी पार्टी का नहीं खुला खाता। उपचुनाव में बीजेपी ने किया उलटफेर। बिहार की कुर्नी सीट पर जीत दर्ज की। यूपी के रामपुर में भी समाजवादी पार्टी से आगे निकली बीजेपी, लेकिन मैनपुरी में सपा के डिंपल यादव जीत के करीब। संसद में भी रहा चुनावी नतीजों का बोलबाला। गलियारों में हार जीत की होती रही चर्चा, लेकिन कामकाज रहा सुस्त। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में शॉर्ट कवरिंग, लेकिन निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 160 और निफ्टी 60 पॉइंट चढ़कर बंद। MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत। कहा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर कड़े फोकस। टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य बेहतर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। गुजरात में मोदी मैजिक ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। रुझानों में बीजेपी ने गुजरात में बड़ा इतिहास रचते हुए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मोदी मैजिक के सामने सब फेल होते दिख रहे हैं। बीजेपी को गुजरात में 157 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो उधर हिमाचल में सरकार बदलने का रिवाज बरकरार है। रुझानों में कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस को हिमाचल में 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। चुनाव के पूरे अपडेट और एनालिसिस के लिए चलते हैं सीधा विपिन जी के पास। विपिन जी बताएं, गुजरात हिमाचल चुनाव से जुड़े जो बिग नंबर्स है और पूरा एनालिसिस क्या कुछ कहता है? जी बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं गुजरात के साथ, जहां पर अब रुझान जो है ऑलमोस्ट नतीजों में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ताजा नंबर है, देखिए 156 का ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और गुजरात के चुनावी इतिहास के लिए। 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटों का रिकॉर्ड किया था और अब ये रिकॉर्ड टूटता हुआ। आज तक कोई इतनी सीटों के साथ गुजरात की सत्ता पे काबिज नहीं हुआ है। 182 में से 156 सीटें बीजेपी के खाते में। कांग्रेस, जिसने पिछले चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, ऑलमोस्ट सरकार बनाने के करीब पहुंची थी, सिमट के रह गई सिर्फ 17 पे। और आम आदमी पार्टी, जिसने बहुत जोर शोर से बड़े दावों के साथ गुजरात में कदम रखा था, खाता तो खोला लेकिन उम्मीद से कम 5 सीटों पर काबिज होने में कामयाब और अन्य के खाते में गई है 4। तो ये तो हाल है गुजरात का। लेकिन थोड़ा गुजरात के इन नतीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। रीजन वाइज वहां पर क्या हुआ, किस तरह की राजनीतिक बिसात रही, किसने कहां जोर लगाया और कहां पर सफलता हासिल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य गुजरात की। सबसे ज्यादा यहीं पर 61 सीटों पर जोर आजमाइश थी और यहां पर आप देखिए 55 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की है। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट के रह गई और आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला। जब 55 सीटें आ रही हैं यहाँ बीजेपी के खाते में, तो 18 सीटों की बढ़त है पिछले चुनाव के मुकाबले, और जिसमें से 17 सीटें तो खुद कांग्रेस ने उसको दे दी है। अन्य यहाँ पहले 2 जीते थे, तो एक जो -1 है वो इधर से जुड़ता है बीजेपी के खाते में। कांग्रेस का बड़ा नुकसान, बीजेपी का बड़ा फायदा। दूसरा उत्तर गुजरात, यहां पर कुल 32 सीटें थी, 22 पर बीजेपी ने अपना भगवा झंडा लहरा दिया। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 9 सीटें इस बार गंवा दी है। 8 सीटें पहुंच गई हैं वो बीजेपी के खाते में। आम आदमी पार्टी का यहां पर भी कोई नामो निशान नहीं। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण एरिया है, वहां चलेंगे गुजरात के, उसको देखते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है। और वो एरिया है सौराष्ट्र और कच्छ का। यही वो जगह है जो आम आदमी पार्टी के लिए भी उसका गढ़ था। गढ़ कहें या कहें कि यहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर आजमाइश की, नतीजा भी उनको मिला। 4 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे। लेकिन अगेन कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान, पिछली बार जहां वो 30 सीटों पर यहां पर
सफल रहे थे 54 में से, इस बार महज 3 सीटों पर सिमट गए। 27 सीटों का नुकसान, वही फायदा बीजेपी को मिला। 46 सीटें रिकॉर्ड तोड़ यहां पर बीजेपी ने जीती है और 23 सीटों के फायदे के साथ ये पूरा रीजन अपने नाम किया। इसके अलावा सबसे छोटा जो रहा वो दक्षिण गुजरात का इलाका, सबसे कम सीटें यहां 35 सीटें, उसमें से 35 में से आप सोचिए 90% से ज्यादा 33 सीटों पर बीजेपी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। कांग्रेस जो कि ठीक ठाक थी पिछली बार इस चुनाव में, 7 सीटों के नुकसान के साथ सिमट गई। एक पर आम आदमी पार्टी की 5 सीटों में से 1 सीट यहां से भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो रीजन वाइज ये आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने इतना बड़ा जनादेश हासिल किया। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि उस जनादेश का वोट परसेंटेज में कितना असर आपको देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी ऑलमोस्ट 53% का वोट परसेंटेज लेकर आई है, जो बहुत बड़ा वोट परसेंटेज होता है। 157 सीटों की लैंडस्लाइड विक्ट्री, 53% वोट ऑलमोस्ट बीजेपी के खाते में गए। अब आप देखिए कि बाकी का वोट कहां गया। कांग्रेस के खाते में 27%, आम आदमी पार्टी के खाते में करीब करीब 13%। तो ये जो विपक्षी वोट था ये आपस में गोल गोल घूम गया। कांग्रेस के वोट का एक हिस्सा ले गई आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी ने ना सिर्फ अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया बल्कि उसको सीटों में कन्वर्ट किया। और वही कारण है कि एक रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हमें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। वोट परसेंटेज भी इस पूरे माहौल की, इस पूरी जीत की तस्दीक यहां पर कर रहा है। तो ये रहा गुजरात का हाल। अब एक बार जरा नजर डाल लेते हैं हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में परंपरा जारी है, टूट नहीं पाई। बीजेपी की जोर आजमाइश बहुत कुछ थी, लेकिन रोक नहीं पाए वो कांग्रेस को सत्ता में आने से। तो 5-5 साल में जो सत्ता परिवर्तन का रिवाज हम हिमाचल में देखते हैं वो बदस्तूर कायम है। कांग्रेस ने 40 सीटों पर ऑलमोस्ट जीत हासिल कर ली है। रुझान कहें, नतीजे कहें, 68 सीटें हैं। 35 का वो नंबर था जिसे क्रॉस करना था और उसे अच्छे मार्जिन के साथ कांग्रेस ने क्रॉस किया। बीजेपी ने जोर तो बहुत लगाया, दम लगाया, लेकिन 25 सीटों से ज्यादा हासिल नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के लिए बातें बहुत हो रही थी। पंजाब में सत्ता है, उसके बगल में लगा हुआ ये हिमाचल है, पड़ोस में जाके क्या कुछ धमाल करेंगे। लेकिन यहां पर पार्टी ना तो खाता खोल पाई और ना ही उसके प्रेजेंस का, जैसे हमने गुजरात में समीकरण देखा, वो यहां होता हुआ कुछ दिखाई दिया। कांग्रेस को अपनी सीटें बरकरार रखने में, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आई और वो 40 पर काबिज होके एक बार फिर से हिमाचल की सत्ता पर काबिज होगी या बैठेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के रहे आज के जो चुनाव के एनालिसिस, यानी कि जो लगातार हो रही है फिलहाल वोटों की गिनती, उसके हिसाब से जो एनालिसिस रहे। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने गुजरात की जीत पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में खोखले वादे, रेवड़ी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को नकार कर विकास और जल कल्याण को चरितार्थ करने वाली नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया। इस प्रचंड जीत ने दिखाया कि हर वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो या किसान हो, सभी पूरे दिल से बीजेपी के साथ हैं। तो वहीं गुजरात चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे। और अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिनका कहना है कि वो चुनाव के नतीजों से आगे सबक लेंगे। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है
और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। तो वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में बीजेपी का किला भेदने में सफल भले ही नहीं हुई हो, लेकिन अगली बार हम किला जीत लेंगे। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। तो वहीं गुजरात और हिमाचल के साथ 5 राज्यों में 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव और हाई प्रोफाइल मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटों की गिनती भी चल रही है। इसमें बिहार की कुडनी सीट पर बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जेडीयू उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज कर ली। तो वहीं यूपी के रामपुर में भी बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सपा उम्मीदवार असीम रजा को हरा दिया। खतौली में सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। ओडिशा की अगर बात करें तो यहां के पदमपुर में बीजेडी को निर्णायक बढ़त मिली हुई है। राजस्थान की बात करें तो यहां के सरदार शहर में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। इधर मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में सपा के डिंपल यादव जीत के करीब हैं। आज चुनाव अड्डा में गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों का होगा सबसे सटीक विश्लेषण। बड़े और विश्वसनीय पैनल के साथ जरूर देखिए चुनाव अड्डा शाम 7:57 पर। और चुनाव की खबरों के बाद अब बात मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग रही, लेकिन निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। आज के बाजार में सेंसेक्स 160 पॉइंट चढ़कर 62,571 पर और निफ्टी 59 पॉइंट चढ़कर 18,609 पर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग मेटल शेयरों में रही। इंफ्रा ऑटो शेयरों में हल्का आज बढ़त देखा गया। तो वहीं फार्मा रियलिटी IT शेयरों पर आज दबाव रहा। MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने CNBC आवाज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने 27th मोतीलाल ओसवाल एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी पर बात करते हुए लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर फोकस करने की सलाह दी है। रामदेव जी, मुझे एक सवाल आया है अभी। एक्चुअली किसी ने पूछा कि आपसे रामदेव जी से पूछे कि जो कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है इनकी क्या क्वालिटीज होती है, हम क्या क्वालिटी देखें कंपनी में जिससे हम एक ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इसने कुछ तो किया हुआ जिससे एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा होगा। हाँ, तो वो देखिए, हमने 4-5 फैक्टर जो हमको समझ में आया, जो हमने कॉमनली हम कंपनी बाई कंपनी जाते आते हैं, उसको जो फैक्टर्स दिखता है उसको अलग करते आते हैं, एंड देन वो कॉमन फैक्टर बन जाते हैं। वो हमने अपने रिपोर्ट में लिखा है। आज शाम को भाई साहब को रिपोर्ट मिल जाएगा, एंड देन यू कैन रीड, एंड देन आफ्टर सी व्हेन यू सी कंसिस्टेंसी एज अ कैरेक्टरिस्टिक। भाई आप 10 साल से कोई कंपनी जो है 110, 120, 140 में भी 130, फिर ऐसा करके, जैसे HDFC बैंक जो है ना, आपको कंसिस्टेंट समझना है। व्हाट इज HDFC बैंक? 25 साल से हर साल लगातार मिनिमम 17%, कोविड टाइम में मिनिमम 17% ग्रोथ है। तो ऐसा तो मतलब ये अपने आप में एक ड्रीम है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो उससे समझिए कि आप पीछे देखें, आप सी फ्यूचर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपका पीछे जो है, जो पास होता है कंपनी का, उसके ऊपर लोग उतना रिसर्च नहीं करते। आप पीछे देखें कि कंसिस्टेंट है कि वॉलेटाइल है। जनरली जो बदमाश लड़का रहेगा वो आगे भी बदमाश रहेगा, जो अच्छा रहेगा ऐसा समझा जाता है। बिल्कुल समझा जाता है, लेकिन फूल के पाप दिख जाते हैं। हाँ, तो वैसे ही है। तो यदि आप 15, 20, 25 साल कंपनी का स्टडी करें ना, तो कंपनी लेवल पे आप लोग समझ आए क्यों कंसिस्टेंट है वो। हमने जो ब्रॉड फैक्टर्स वो लिख दिए, लेकिन हर कंपनी का अपना यूनिक एडवांटेज होता है, यूनिक प्राइसिंग पावर होता है, यूनिट एंड हमको जो सबसे बड़ी चीज क्या मालूम, जो एंटरप्रेन्योर का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होता है, कि भाई वो कुछ भी तरीके से ऐसा कुछ करता है कि भाई देखिए, जो बिजनेसमैन है वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर।
कस्टमर का डिमांड यदि कंसिस्टेंट है तो उसको 8 से 10%, 5 से 6% जो भी उसका कंसिस्टेंट मार्जिन है वो मिलना ही चाहिए, बिकॉज ही इज बाइंग इन बल्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तो लेकिन इतना अच्छा एग्जीक्यूशन है क्या, ऐसा प्राइसिंग पावर उन्होंने बना रखा है क्या कि मैं एकदम नैरो बैंड में मैं चलाऊं। तो वो जो है इट इज क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो ऑफ द एंटरप्रेन्योर, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, कि चाहे वो नेचर ऑफ डिमांड हो, चाहे वैल्यू माइग्रेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे लीडरशिप हो, ये तो सब है। बट उसके बाद यू कांट टेक अवे द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, एंड दैट डिफरेंशिएट्स। आप मैनेजमेंट से मिलने जाएं और कंपनी देखें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज जानकार आज से महज 6 दिन के बाद एक जगह जुटेंगे। देश की एमएफ इंडस्ट्री को 100 लाख करोड़ बनाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुंबई में 14 दिसंबर को शाम 3:30 बजे शुरू हो रहा है मनी कंट्रोल म्यूचुअल फंड समिट। म्यूचुअल फंड के इस महाकुंभ में अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं तो आज ही कराइए अपना रजिस्ट्रेशन moneycontrolimfsummit.com पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात संसद के मानसून सत्र की, जिसके दूसरे दिन आज कुछ खास कामकाज होता हुआ नहीं दिखा। सांसदों के बीच चुनावी नतीजों पर चर्चा हावी रही। इस बीच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से पास हो गया, तो वहीं एनर्जी कंजर्वेशन बिल और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल को भी एजेंडा यहां पर रखा गया। गृह मंत्री खुद कोऑपरेटिव बिल पेश करने वाले हैं। किसी बुजुर्ग के बच्चे अगर उसकी देखभाल नहीं करते तो क्या वो उनसे गिफ्ट की हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं? क्या है वसीयत और गिफ्ट का अंतर? ये अंतर जानना कितना जरूरी है, ये जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और प्रदूषण के चलते पेट्रोल डीजल की कारों से बेहतर मानी जाती है ईवी कार, लेकिन अगर ईवी कारें आसपास की प्रदूषित हवा को भी प्यूरिफाई करने लगे तो कैसा रहेगा? देश के 4 स्कूली बच्चों ने ये कर दिखाया है। देखिए लखनऊ से संवाददाता कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये कारें आम नहीं है, ये फ्यूचर कारें हैं। ये ईवी कारें जब चलेंगी तो प्रदूषण नहीं करेंगी, उल्टी हवा को और क्लीन कर देंगी। इन कारों को तैयार किया है लखनऊ के 4 स्टूडेंट्स ने। 14 साल के श्रेयांश मेहरोत्रा, 11 साल के विराज मेहरोत्रा, 9 साल के आर्यव मेहरोत्रा और 12 साल के गर्वित सिंह ने DFS यानी डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ ईवी कार तैयार की है। ये कार 5 से 6 फीट के दायरे में हवा को प्यूरिफाई कर देती है। गाड़ियाँ कितना प्रदूषण बना रही है, इस प्रदूषण को सॉल्व करने के लिए, सही करने के लिए मैंने एक गाड़ी बनाई जिसके पास एक स्पेशल सिस्टम है, DFS डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो बेसिकली एक एयर प्यूरिफायर हमारी गाड़ी के लिए है और वो 5 से 6 फीट हवा बहुत साफ कर देता है हमारी गाड़ी के। पहले तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होती। जैसे विलेजर जो विलेज में होती हैं गाड़ियाँ, वो लोग स्कूटर या ये सब यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसी दाम में इस गाड़ी को बेच रहे हैं ताकि वो लोग भी बाय करें, क्योंकि सेफ्टी भी मैटर करती है। 2 व्हीलर में इतनी सेफ्टी आपके नहीं होती है, जबकि 4 व्हीलर में होती है, तो उनके लिए भी ये कॉस्ट एफिशिएंट है। फुल बैटरी चार्ज में ये 110 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। डस्ट क्लीनिंग के साथ इस कार की कीमत लाख रुपए से शुरू होती है और ये नन्हे बच्चे फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इनके इस इनोवेटिव आइडिया को सरकार 2023 में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में पेश करने का मन बना चुकी है। ऐसी कारें ईवी सेगमेंट को भारत जैसे देशों में अफोर्डेबल बना सकती हैं। ये ख्याल बच्चों के ही एक मन में आया था कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हम अपने धरती को बचा सकें और एक ऐसी चीज़ बना सकें जो हर वर्ग का इंसान अपने घर में एक 4 पहिया वाहन रख सके। तो इसी उद्देश्य को लेके लगभग साल या 1.5 साल पहले हम लोगों ने इस मिशन पे स्टार्ट किया था। बट ये बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो लगभग 4 साल से थी। तो उसके बाद एक मिशन बनाया कि एक ऐसी कार बनाते हैं जो कि सिर्फ गाड़ी ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाड़ी है कि जिसको आप जितना चलाएंगे उतना ही वातावरण को आप बचाएंगे। ये कारें आने वाले दिनों में मोबिलिटी को एक नया आयाम दे सकती हैं। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।